बाकी ज़रूरत थोड़ी होती है, लेकिन इसकी कमी अगर आपके खेत में आ गई ना, विशेषकर गेहूं वाले खेत में, बिल्कुल फसल वहीं रुक जाएगी, चाहे आप कुछ भी डाल लेना। दूसरा हम क्या दे रहे हैं भैया, डीएपी, यूरिया, पोटास के बाद सबसे ज़रूरी पोषक तत्व जो अब हमारे खेतों को चाहिए या हमारी फसलों को चाहिए, चाहे कोई भी फसल हो। नमस्कार साथियों, गेहूं की पहली सिंचाई गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देती है। अगर आपने पहली सिंचाई सही टाइम पर की और पहली सिंचाई के साथ आपने सही मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग किया, तो आपको गेहूं का ज़बरदस्त उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो डेफिनेटली आपके गेहूं का उत्पादन वो डाउन जाएगा, इसके अंदर कोई शक नहीं। तो साथियों, आज हम इस अपने खेत के अंदर गेहूं की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। कौन कौन से इसके अंदर हम ये खाद जो अपने खेत के अंदर डालेंगे मिला के सब कुछ, ताकि हमारा गेहूं है ना, उसके एक तो कल्ले है ना, वो एक पौधे से ज़बरदस्त तरीके से फुटान निकले, और जो भी कल्ले निकले वो आखिरी टाइम तक चलते चलते प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो जाए। मतलब उनके अंदर सभी में आगे जाके बालियाँ निकले, लंबी बालियाँ हों, बालियों के अंदर पूरे दाने भरे, और हमारा जो गेहूं का उत्पादन वो ज़बरदस्त से कहीं ज़्यादा निकले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते हैं भैया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं गेहूं की पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। तो भैया देखिए, वो आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैसी मिट्टी है, आपने जब गेहूं की बुआई की थी उस टाइम पर कितनी नमी थी आपके खेत में, और दूसरा अभी जो मौसम चल रहा है ना, वो मौसम कैसा है। बाकी अगर अपन साइंटिफिक बात करें तो गेहूं की सिंचाई 21 दिन के बाद आप अपने खेत के अंदर कर सकते हो। बाकी अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हो तो मेरा मानना है कि गेहूं की बुआई किए हुए जब तक आपको 25 दिन ना हो जाए, 25 दिन से लेकर और 30 दिन या फिर 28 दिन के बीच के जो टाइम होता है ना, वो एकदम सही सफिशिएंट होता है अगर टेम्परेचर सामान्य। अगर मैं अपने खेत की बात करूं तो आज ही हमारे गेहूं की जो बुआई किए हुए है ना, लगभग 21 दिन हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को इस खेत के अंदर हमने गेहूं की बुआई की थी, आज है वो 20 नवंबर का दिन है, पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज हम इस खेत के अंदर अब सिंचाई चालू करेंगे, तो हमारे जो अगले खेत हैं ना, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें वही पूरा 1 महीना हो जाएगा। मतलब 1 महीने के ऊपर जाके उनके अंदर सिंचाई होगी, तो इसलिए हमने इसके अंदर 21 दिन के ऊपर ही सिंचाई चालू कर दी। दूसरी तरफ अब की बार थोड़ा टेम्परेचर है ना, वो अप है, थोड़ा ज़्यादा है। तो अब की बार मैं देख रहा हूँ कि यार और साल की बजाय ना अब की बार गेहूँ के जो पौधे हैं ना, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ साइंस की बातें बता देता हूं अपने गेहूं फसल के ना, उससे भी काफ़ी आपको कुछ आगे तक गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो शुरुआत में जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं के दाने से जो पहली जो नीचे जड़ जाती है ना, उसको सेमिनल रूट्स बोलते हैं, ये वाली, ये गई नीचे है ना। अब ये जो रूट्स हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आपके गेहूं की फसल 15 दिन 17 दिन की होती है, वैसे यहाँ पर क्राउन रूट्स आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे ना, ये क्राउन रूट्स है ना, ये बन जाते हैं, यहाँ पर एक गांठ बन जाती है, गांठ इन क्राउन रूट के अंदर, मतलब ये एक तरह से ताज है। अब इस ताज के अंदर से ही आप देख सकते हो भैया 21 दिन की हमारी ये फसल है। 21 दिन के अंदर इसमें देखिए कल्लों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अंदर टिलर्स हैं ना, वो नए नए टिलर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसके अंदर सिंचाई करेंगे, साथ में इसमें हम खाद डालेंगे, तो हमारी फसल के अंदर आगे निकलने वाले जो कल्ले हैं ना, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर इस टाइम के ऊपर हम इसके अंदर पूरक पोषक आहार नहीं दे पाते, संतुलित मात्रा में इसको हम अच्छे से पोषण नहीं दे पाते हैं, तो इसके अंदर से निकलने वाले जो कल्ले हैं ना, उनकी संख्या कम रह जाएगी, और साथ ही जो इसकी जो निकलने वाले जो ये क्राउन रूट्स हैं ना, वो अच्छे से नीचे ज़मीन में नहीं जा पाएगी, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं भैया गेहूं की पहली सिंचाई के अंदर हमें कौन से संतुलित मात्रा में खाद देने चाहिए, जिससे एक तरफ तो हमारे जो क्राउन रूट्स हैं ना, वो अच्छे से डेवलप हो पाए, दूसरी तरफ हमारे जो गेहूं का एक पौधा है ना, उस एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकल सके। जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतने आगे जाके आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। तो उसके अंदर देखिए भैया, अगर आपने शुरुआत में बेसल डोज के टाइम पर आपको डीएपी नहीं मिला था, पोटास नहीं मिला था, आपको सिंगल सुपर फास्फेट वो आप नहीं डाल पाए थे, एनपीके कोई ग्रेड नहीं दे पाए थे, कुल मिला के आपने उस टाइम के ऊपर जो हमने बेसल डोज में फॉस्फोरस देना था या फिर पोटास देना था, वो हम अपनी फसल को नहीं दे पाए, तो आपके पास ये आखिरी मौका है। इस टाइम के ऊपर आपके खेत है ना, आपके खेत की मिट्टी है ना, आप देख सकते हो भैया इस तरह की है। इसके अंदर पौधे के आसपास की मिट्टी है ना, बिल्कुल भुरभुरी है। अभी भी आप पहली सिंचाई के अंदर अगर डीएपी की व्यवस्था हो जाती है तो आप 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल सकते हो। एनपीके की अगर आपके पास व्यवस्था है तो 12, 32, 16 जैसी ग्रेड अगर आपको मिलती है तो पूरा 1 बैग डाल सकते हो। अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट मिल रहा है, ये नहीं मिल रहे हैं, तो भैया आप कम से कम 1 बैग या 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट है ना, वो पहली सिंचाई के अंदर, सिंचाई से पहले अपने खेत के अंदर डालना है, बाद में नहीं डालना है, ये सभी पहले डालना है।
अगर डीएपी उस टाइम पर आप दे चुके थे, पोटास आपने नहीं दिया था, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बढ़िया उत्पादन के अंदर पोटास का बड़ा योगदान होता है। उसकी आप आधी मात्रा अभी इस टाइम के ऊपर जब पहली सिंचाई आप कर रहे हो ना, इस टाइम पर आप लगभग 20 किलो से लेकर 30 किलो पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है ना, पोटास के नाम पर पता नहीं क्या क्या बिक रहा है बाजार में, वो नहीं लेना है। केवल आपको म्यूरेट ऑफ पोटास जो चूरे वाला आता है ना लाल कलर का, वो अपने खेत के अंदर डाल देना है। ये तो बात हुई अगर आपने शुरुआत में बेसल डोज के अंदर इन खादों को आप नहीं दे पाए थे तो। अब बात आती भैया, अगर आप शुरुआत में बेसल डोज में जब आपने गेहूं की बुआई की थी ना, उस टाइम पर आप अच्छे से खाद उर्वरक दे पाए हो, पूरे आपने फॉस्फोरस मतलब डीएपी भी दिया है, आपने पोटास भी दे दिया है। इसके अलावा अब हमें क्या देना चाहिए? तो भैया देखिए, मैं बताता हूँ। मैंने तो अपने खेत के अंदर शुरुआत में जब गेहूं की बुआई की थी ना, आप लोगों से मैंने उस टाइम पे भी दिखाया था, मैंने डीएपी भी दिया था, पोटास भी दिया था और कुछ मात्रा में यूरिया भी उस टाइम पर मैंने दिया था। अब मैं इस टाइम पर पहली सिंचाई में क्या देने जा रहा हूँ, गेहूँ आप देख सकते हो गजब का 20 दिन के अंदर इतनी तगड़ी मैंने ग्रोथ कभी नहीं देखी जितनी अब की बार है। दोनों बहुत शानदार वैरायटियाँ चल रही है। तो देखो अब मैं क्या इसके अंदर डालने जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको और वही मिक्स करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने ये पूरा पल्ला बिछा लिया है। इसके अंदर भैया मैं ले रहा हूँ 1 एकड़ ज़मीन का ना पूरा एक बैग 45 किलो का यूरिया। देखिए ये लीजिए, ये भाई यूरिया पूरा 45 किलो का एक बैग ले लिया मैंने यूरिया का। यूरिया अब पहली सिंचाई के अंदर बहुत ज़रूरी है। रही बात यूरिया की मात्रा की, अगर आपने 1/4 हिस्सा शुरुआत में बिजाई के टाइम पर दिया था तो 2 हिस्से आपके पास बचे हैं, एक पूरा बैग अभी दिया है। बची हुई मात्रा है ना, वो अगले सिंचाई में दूसरी सिंचाई में देंगे हम। इसके साथ अब इसमें हम क्या मिलाने जा रहे हैं भैया, अब यूरिया से ना पौधा ग्रोथ करेगा, इसके अंदर कल्लो निर्माण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। फॉस्फोरस ज़मीन के अंदर नीचे पड़ा हुआ है और वो पौधे की जड़ों को अच्छे से हेल्दी बनाएगी। आगे चलकर पौधे के अंदर निकलने वाले जो टिलर्स है ना, उसमें फॉस्फोरस का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है ना, वो हमारे खेत के अंदर ऑलरेडी पूरा होने जा रहा है। अब यूरिया डालने के बाद इसमें अब अगला जो हम डालने जा रहे हैं ना, गेहूं फसल में बहुत ज़रूरी जो पोषक तत्व होता है, जिसको अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। बाकी ज़रूरत थोड़ी होती है, लेकिन इसकी कमी अगर आपके खेत में आ गई ना, विशेषकर गेहूं वाले खेत में, तो भाई आप सोच भी नहीं सकते गेहूं का उत्पादन बिल्कुल फसल है वहीं रुक जाएगी। चाहे आप कुछ भी डाल लेना, कितना ही डीएपी डालो, कितना यूरिया डालो, कितना ही पोटाश डालो, कुछ काम नहीं करेगा इस थोड़ी सी चीज़ की बदौलत। देखिए रे, ये क्या है, ये है 21% वाला जिंक। अब जिंक सल्फेट जो 21% वाला है, इसको हम 1 एकड़ ज़मीन में 10 किलो देंगे। यूँ देखिए आपके सामने अभी मिलाऊंगा मैं। 21% वाला जिंक, अगर आप 33% वाला जिंक ले रहे हो, 33 वाला, तो आपको लगभग 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि यार जिंक की हमारे खेतों में ज़रूरत नहीं। बाकी मेरा मानना है कि हमारे देश के अधिकतर खेतों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। अगर आपके पहले जो फसल थी, जैसे आपने कोई धान वान बो रखी थी, उस टाइम पर आपने जिंक की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर दी थी, तो हो सकता है इस टाइम के ऊपर आपकी ज़मीन में जिंक की कमी ना हो। बाकी अधिकतर देश की जो ज़मीन होती है, विशेषकर जो हल्की ज़मीन होती है, रेतीली ज़मीन होती है ना, उनके अंदर तो भाई जिंक की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसमें से ज़रूर आपको देना होगा ये जिंक। अब जिंक तो हमने ये डाल दिया, जिंक से हमारी फसल है ना, देखना एकदम लहला जाएगी, एकदम हरी भरी हो जाएगी, एकदम इसके अंदर क्लोरोफिल है ना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। इसके अलावा फिर दूसरा हम क्या दे रहे हैं भैया, बेसल डोज में मैं एक चीज़ भूल गया था। डीएपी, यूरिया, पोटास के बाद सबसे ज़रूरी पोषक तत्व जो अब हमारे खेतों को चाहिए या हमारी फसलों को चाहिए, चाहे कोई भी फसल हो, बात गेहूं की है तो गेहूं की भी वही बात आती है, वो है भैया सल्फ़र। सल्फ़र हमने शुरुआत में जब हमने गेहूं की बुआई की थी ना, बेसल डोज में हम नहीं दे पाए थे, तो भाई 90% वाली सल्फ़र है ना, वो अब हम देने जा रहे हैं इसके अंदर। तो भाई ये है 90% वाली, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, देखिए सल्फ़र। ये लीजिए, सल्फ़र भी बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र भी क्लोरोफिल निर्माण में भी, इसके प्रोटीन बनाने में भी, और सल्फ़र है ना, वो तो अधिकतर ज़मीन में आजकल बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। साथ ही सल्फ़र है ना, वो एक फंजीसाइड का भी काम करेगी। ये सल्फ़र हमने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे। देखो अक्सर गेहूं के जो हल्के खेत होते हैं ना, या फिर जो रेतीली मिट्टियाँ होती है ना, या फिर जिन खेतों के अंदर लगातार गेहूं पे गेहूं अपन बोते चले आते हैं ना, उनके अंदर एक समस्या आम देखी जाती है, वो होती है भैया मोइला बीमारी। जो शुरुआत में गेहूं के पौधे हैं ना, वो पीले खड़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें हैं ना वो चल नहीं पाती, जड़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाती है नीचे। आप समझ भी नहीं पाते हो यार क्या हो गया। उसके अंदर एक तो जिंक काम करेगी आपकी डेफिनेट, बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है ना, अक्सर खेतों के अंदर हमने देखा भैया नेमाटोड भी होता है। दूसरा जो दीमक होती है ना, दीमक की भी बहुत सी शिकायत हमने देखी है खेतों के अंदर। तो उसके अंदर एक तरफ तो जहाँ आपने जिंक डाल दिया ना उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, दूसरी तरफ आपको कॉन्फिडोर,
ये खेत के अंदर या फिर आपके गेहूं की फसल के अंदर अगर उनकी जड़ों के अंदर लगी हुई कोई भी इंसेक्ट जनित बीमारियां हैं, चाहे वो दीमक हो या कोई और दूसरे कीट हो, उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगी। और इसको हम जब शुरुआत में करके डाल के और ऊपर से जब सिंचाई करेंगे तो उसका रिजल्ट तो देखने लायक ही होगा भैया। इससे अच्छा रिजल्ट तो दीमक के ऊपर तो मैं मानता हूँ किसी और दूसरे इंसेक्टिसाइड का मिल ही नहीं सकता है। वैसे मैंने जब गेहूं की बुआई की थी उस टाइम पर गेहूं के जो बीज थे ना उनको भी सीड ट्रीट करके बोया था। बाकी अभी मैं इसको देखिए और डाल देता हूँ 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से ना, ये डाल देता हूँ इसको 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से, ताकि ये जो है उनकी जड़ों तक है ना फसल के अंदर चली जाए। अब ऊपर से इसको हम डालेंगे खेत में और ऊपर से सिंचाई होगी। अब सिंचाई करने से ना थोड़ा इसके अंदर अगर थोड़ा पानी और मिला लेते तो बहुत अच्छा रहता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पूरे को हम अच्छे से मिला के और खेत के अंदर हम ऊपर से यूँ छिटक कर फिर हम सिंचाई करेंगे। देखिए अगर आप यूरिया के साथ जिंक डालने जा रहे हो, सल्फर डालने जा रहे हो या फिर कोई दूसरे और खाद डालने जा रहे हो, डीएपी वगैरह डालने जा रहे हो, तो आपको ये पहले सिंचाई से पहले अपने खेत के अंदर सूखे खेत में डालना होगा, ऊपर से सिंचाई करनी होगी। अगर आप खाली यूरिया ही डालने जा रहे हो तो यूरिया मेरा मानना है कि भैया आप पहले सिंचाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपने खेत के अंदर यूरिया डालिए। वैसे हमारे खेत तो भैया सैंडी सोइल है, थोड़ी रेतीली मिट्टी, इसके अंदर लीच डाउन नहीं होता है। और दूसरा हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। बाकी जिन खेतों के अंदर खुली फ्लड इरीगेशन होती है ना, खुली सिंचाई होती है, उन खेतों के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक भरा रहता है, तो उनके अंदर जो भी आप खाद शुरू में डालोगे आप, वो हो सकता है लीच डाउन हो जाए। हाँ, इसके अंदर एक सावधानी जरूर बरतिए। अगर आप डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर एनपीके कोई ग्रेड दे रहे हो जिनके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा, उनके साथ आप जिंक बिल्कुल मत मिलाइए। चाहे जिंक आप अगली सिंचाई के अंदर जब दूसरी सिंचाई करोगे तो यूरिया के साथ मिलाकर आप डाल सकते हो। अगर आप इस टाइम को पहली सिंचाई के टाइम पर डीएपी है या फिर कोई भी फॉस्फोरिक खाद इस टाइम पर नहीं दे रहे हो, तो आप जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जैसी ये खाद है, इनको आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये काम करने के बाद अपने खेत में सिंचाई कीजिए, उसके बाद आपके खेत के अंदर जो खरपतवार है उनका नियंत्रण कीजिए। और अगली जब आप सिंचाई करने जाओगे उस टाइम तक आपके गेहूं है ना बहुत ज़बरदस्त दिखाई देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।